हेलो किड्स। गए लेक्चर में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था कि कौन कौन से टूल्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो उसमें हमने देखा था कि 3 बेसिक टूल्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, जिसको हमने क्या बोला था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और पहला है सेल कल्चर, दूसरा है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये ज़रूरत होती है। और इसके अलावा होती है क्लोनिंग वेक्टर्स की। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक क्लोनिंग वेक्टर के। तो एक बार हम जल्दी से एक बार हम स्टेप्स जो इन्वॉल्व होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उसकी एक बार अपन बात कर ले। तो हमने ये पढ़ा था, अपने डायग्राम में भी देखा था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है टू ऑब्टेन कल्चर ऑफ सेल विद डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, ये जो होता है उसमें क्या होता है कि द सेल कल्चर्स ऑफ सेल विद डिजायर्ड डीएनए, जो चाहिए हमें डिजायर्ड डीएनए इज ऑब्टेन बाय टिश्यू कल्चर मेथड। इसके बाद में अभी अपन डायग्राम से और समझ लेंगे। इसके बाद में हमें चाहिए सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की भी अपन ने बात की थी कि क्यों चाहिए, क्योंकि द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है सेलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक बैक्टीरियम, ये अपन ने देखा था। फिर ऑब्टेन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट चाहिए हमें। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है कट्स द स्पेसिफिक डीएनए, जो कि अपन स्पेसिफिक डीएनए मतलब कि डिजायर्ड डीएनए एट द टू एंड्स, अपन ने डायग्राम में भी देखा था। और इस फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बोलते हैं। अभी डायग्राम में और देख लेंगे। फिर उसके बाद में आइसोलेट करते हैं और क्लीव करते हैं प्लास्मिड को। ठीक है, तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो कट करता है मैचिंग डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम प्लास्मिड। और उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए। तो द आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जो होता है इज जॉइंड इन द प्लेस वेकेटेड बाय द कट डीएनए सेगमेंट ऑफ प्लास्मिड बाय डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज जो होता है वो एक्ट करता है लाइक अ मॉलिक्यूलर ग्लू। और द प्लाज्मिड डीएनए दस फॉर्म्ड कंटेन्स फॉरेन डीएनए। उसके बाद में इंसर्शन ऑफ प्लाज्मिड इनटू ई कोलाई। फिर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर नाउ मिक्स्ड विद प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई। और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन। अब एज द होस्ट बैक्टीरियम ई कोलाई मल्टीप्लाई करता है, दे प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ आर डीएनए जिसको अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं। और दिस आर डीएनए के मे बी प्रिजर्व्ड इन ए डीएनए लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। और एक बार अपन फटाफट से डायग्राम भी देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ह्यूमन सेल है। अपन अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो सबसे पहले अपन वांछित प्रोटीन को कोडित करने वाले डीएनए खंड को रासायनिक रूप से संश्लेषित किया जाता है अथवा किसी सजीव से इसको प्राप्त किया जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एक ह्यूमन सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है। और जो अपने गए बार में भी पढ़ा था जीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं इसको। इस डीएनए को किसी वाहक में एंडोन्यूक्लियस द्वारा निर्मित रेस्ट्रिक्शन स्थल पर प्रवेश कराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लाज्मिड और यहाँ पर डीएनए रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। उसके बाद में डीएनए का इंसर्शन किया गया जैसा कि अपन ने अभी की स्टेप्स में किया। ठीक है, इस पुनर्योजी डीएनए को किसी परिपोषी में प्रविष्ट कर दिया जाता है जहाँ इसका प्रतिलिपिकरण होता है। ठीक है, ग्राही कोशिकाएं जिनमें पुनर्योजी डीएनए उपस्थित है का चयन होता है और अंतर्विष्ट डीएनए खंडों की अनेक कॉपी को क्लोनित किया जाता है। यहाँ पर आप और देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन हो रहा है। ठीक है, अब अपन बात करें जो आज अपना मेन टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर की, अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखें, पहले मैं डायग्राम बता दूं आपको कि डायग्राम में क्लोनिंग वेक्टर कहाँ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर प्लास्मिड और एक यहाँ पर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपन वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय क्लीविंग क्रोमोसोम
विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट को क्लीव किया गया है। यहाँ पे क्लीव्ड विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पर भी कट लगा है, ठीक है। और ये फिर डीएनए लाइगेज के द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट्स आर लाइगेटेड टू द प्रिपेयर्ड क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड क्लोनिंग वेक्टर से लाइगेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है आपका, यहाँ पर प्लास्मिड है, ठीक है। और उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, होस्ट सेल में किया जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि कॉपी बनती है, क्लोनिंग प्रोड्यूसेस मेनी कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करें, क्लोनिंग वेक्टर की बात करें, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है अपन ने प्लास्मिड का लिया है, प्लास्मिड का लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। अभी डायग्राम से एक बार आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। यदि डीएनए अंश को स्थायी रूप से कोशिका में प्रविष्ट कराना हो तो वाहक डीएनए अणु अथवा क्लोनिंग वाहक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए इनटू विच फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड, कि स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है, ये स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है, इनटू which foreign DNA can be inserted for cloning purpose, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर इज स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, ये है, ठीक है, इनटू विच फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग पर्पस। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो ए वेक्टर इज ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड टू कैरी ए फॉरेन डीएनए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वेक्टर क्या है, इज ए डीएनए मॉलिक्यूल, ये डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड टू कैरी अ फॉरेन डीएनए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज टू कैरी अ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, होस्ट सेल में अब ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इट हैज द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इसमें मतलब फीचर्स क्या क्या होनी चाहिए, तो ये सेल्फ रेप्लिकेट करना चाहिए, एंड इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल, इंटीग्रेट हो जाना चाहिए होस्ट सेल में। These vectors have helped in analyzing the molecular structure of DNA. वेक्टर्स जो हो सकते हैं कैन बी प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरियम, प्लाज्मिड हो सकता है, अ सेल फ्रॉम हायर ऑर्गेनिज्म और डीएनए फ्रॉम वायरस। द टारगेट डीएनए अपन पहले भी बोल चुके हैं कि टारगेट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द स्पेसिफिक साइट ऑफ द वेक्टर एंड लाइगेटेड बाय डीएनए लाइगेज की भी अपन बात कर चुके हैं। द वेक्टर इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन, ठीक है। अभी आगे अपन बात करते हैं फीचर्स। ये अपन ने डायग्राम में देखा ही, यहाँ पर आपने देखा ही है, ये क्लोनिंग वेक्टर की बात की है अपन ने। अब अपन बात करते हैं फीचर्स की बात, कि क्या क्या फीचर होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के। तो अगर अपन हिंदी में बात करें तो आपका जो वाहक होता है वो वाहक छोटा होना चाहिए तथा उपयुक्त जीवाणुविक परपोषी में स्वायत्त प्रतिलिपिकरण की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी स्मॉल इन साइज सो दैट इट कैन बी इजीली इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल। वाहक डीएनए अणु में लक्ष्यों की संख्या कम होनी चाहिए ताकि डीएनए खंडों को आसानी से क्लोनित किया जा सके। वाहक में औषधि के प्रति प्रतिरोधिता होनी चाहिए। वेक्टर में ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन की पहचान हेतु एक मार्कर उपस्थित होना चाहिए। वाहक किसी ग्राही अथवा पुनर्योजी फिनोटाइप से पहचाना चाहिए। तो ये सारी क्या है, एक वाहक के चयन के समय हमें निम्नलिखित गुणों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ अगर मैं कलर चेंज कर दूँ तो द क्लोनिंग वेक्टर शुड पॉजेस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर है, ये प्लाज्मिड है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो चाहिए, क्या चाहिए इसको, एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए। तो ये आपको यहाँ दिख रहा है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो दैट इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट, ताकि ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सके इनसाइड द होस्ट सेल। दूसरा, इट शुड हैव अ रेस्ट्रिक्शन साइट,
आप यहाँ पर देख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर इंसर्शन ऑफ टारगेट डीएनए। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए ताकि कि टारगेट डीएनए जो है इंसर्ट हो सके। इट शुड हैव एक तो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। इट शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर, ये दिख रहा है आपको सेलेक्टेबल मार्कर, विथ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दैट फैसिलिटेट स्क्रीनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी बात अपन जो डिटेल में ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या काम है, रेस्ट्रिक्शन साइट का क्या काम है, सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है, एमसीएस मल्टीपल क्लोनिंग साइट का काम क्या है, पॉली ए सिग्नल का काम क्या है, प्रमोटर का काम क्या है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी अपन देख रहे हैं कि क्या क्या फीचर होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में। पहला, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। तीसरा, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए विथ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स दैट फैसिलिटेट स्क्रीनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म। ये बात अपन कर ही चुके कि इट शुड बी स्मॉल इन साइज, छोटा होना चाहिए, सो दैट इट कैन इजीली इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल। पांचवा, इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंसर्टिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, कैपेबल ऑफ इंसर्टिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए। फिर इट शुड पोजेस मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यहाँ पर आपको दिया हुआ है मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। एंड इट शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सिस्टम। तो ये है फीचर्स एक क्लोनिंग वेक्टर के, और ये डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी दिख रहा है, सेलेक्टेबल और प्लाज्मिड का सेलेक्टेबल मार्कर वाला एरिया भी दिख रहा है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी दिख रही है, और इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे। तो बच्चों, आज अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी स्टेप्स जो है उसको एक बार वापस से देखा था, और हमने क्लोनिंग वेक्टर की मोटी मोटी एक बेसिक जो जानकारी होती है क्लोनिंग वेक्टर के बारे में वो हमने देखी, और इसमें हमने एक प्लाज्मिड का एग्जाम्पल लिया, और उसमें उसके जो क्लोनिंग वेक्टर के अलग अलग जो एरिया हैं उनका क्या काम है, एक क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स क्या होने चाहिए, उसके बारे में आज हमने स्टडी की। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, हमने डायग्राम से भी इसको समझाने की कोशिश की है। तो ना, थैंक यू, धन्यवाद आपका।